चलो, तो आज कंसाइनमेंट का नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आना ही आना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसका वैल्यूएशन। इसको समझने से पहले मैं फिर से जल्दी से एक बार रिपीट कर देता हूं कि एक्चुअली इस कंसाइनमेंट मॉडल में दो पार्टी होती है, एक ओनर होता है और एक हमारा एजेंट होता है। अब हम वर्ड यूज कर सकते हैं कंसाइनर एंड कंसाइनी। अब आप समझ चुके हो कौन कंसाइनर है और कौन कंसाइनी है। अब देखो, जो इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की बात चल रही होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, एक तो है कि ओनर यहां से गुड्स सेंड करता है, गुड्स भेजता है, कंसाइनी को गुड्स रिसीव हो गए, कंसाइनी उस गुड्स को सेल करेगा। मान लो यहां पर मैंने कहा 10,000 नोटबुक्स सेंड की। जरूरी नहीं है यहां पे 10,000 नोटबुक सेल हो जाए। कंसाइनी ने सेल कर दी 9,000 नोटबुक्स। अब क्या होगा अगर 9,000 नोटबुक सेल हुई हैं, तो इसका मतलब 1,000 नोटबुक्स एज अ क्लोजिंग स्टॉक रखा होगा। किसके पास? कंसाइनी के पास। ये बात हो रही है कंसाइनी के गोडाउन की। कंसाइनी के गोडाउन में 10,000 नोटबुक्स पहुंच गई थी, लेकिन वहां से 9,000 नोटबुक्स सेल हो गई हैं और 1,000 नोटबुक्स वहां पर रिमेनिंग है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। अब मान लो यहां से कंसाइनर ने, अच्छा अगर मैं अभी के लिए आपसे ये पूछना चाहूं कि क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कितनी है, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी, तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी अगर देखनी है तो जितनी भी क्वांटिटी सेंट की थी कंसाइनर ने, उसमें से माइनस कर दिया जाए कितनी क्वांटिटी सेल हो गई है, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी। 10,000 नोटबुक्स सेंड की थी, 9,000 नोटबुक्स सेल हो गई है, इसका मतलब 1,000 पीसीस ऑफ नोटबुक्स क्लोजिंग स्टॉक है। ये तो बच्चे आ गई क्वांटिटी। क्वांटिटी भी हमें निकालनी होती है, लेकिन मेन हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसका वैल्यूएशन करना है। क्लियर? अब क्या हुआ, ये जो नोटबुक सेंड की थी ये की थी एट द रुपीज, मान लेते हैं अभी के लिए 200 रुपीज पर नोटबुक। जो इसकी कॉस्ट थी वो थी 200 रुपीज पर नोटबुक। अब क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वैल्यू क्या आएगी क्लोजिंग स्टॉक की? 10,000 नोटबुक्स सेंड की थी एट ₹200 पर नोटबुक। कंसाइनी के पास 9,000 सेल हो गई है, 1,000 नोटबुक्स रिमेनिंग है। क्वांटिटी मैंने कैलकुलेट कर ली है। क्या आप बता सकते हो मुझे इसका वैल्यूएशन लेना है तो मैं पर पीस क्या प्राइस लूं कि मैं टोटल वैल्यू निकाल पाऊं क्लोजिंग स्टॉक की? कोई बता सकता है? गेस करो, कुछ नहीं होता, गेस करो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, क्या आप गेस कर सकते हो? चैट बॉक्स में मुझे बताओ अगर कोई गेस कर पा रहा है तो।
गैस भी नहीं कर पा रही? चलो, वैसे मैंने अभी तक आपको जो डेटा है वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट है, बट फिर भी गेस किया जा सकता था कि सर अगर एक यूनिट, एक नोटबुक 200 रुपये की है, अगर एक नोटबुक 200 रुपये की है, 1000 पीसीस बचे हुए हैं, तो 1000 मल्टीप्लाई 200, इतनी हमारी टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाता। 5 क्या बच्चे, पता नहीं 5 क्या आंसर दिया। अगर मुझे वैल्यू निकालनी होती क्लोजिंग स्टॉक, तो आप ये गेस कर सकते थे कि 1000 पीसीस ऑफ नोटबुक्स बचे हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ईच नोटबुक की कॉस्ट है 200 रुपीज। तो आप कह सकते थे कि सर यहाँ पर 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। आप ऐसा कह सकते थे। समझ आया? अभी तक की बहुत ही सिंपल बात है। 200 रुपए की बच्चे एक नोटबुक है, 1000 नोटबुक्स बची हुई हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपीज नहीं आ जाएगा? इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? ना, यहां तक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। लेकिन अब इस चैप्टर में जो जरूरी चीज समझने की है, वो ये जरूरी चीज समझने की है, ये जो 2 लाख रुपीस हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आया, या फिर मैं ईच नोटबुक 200 रुपीस की कॉस्ट बता रहा हूं, ये तब होगा जब ये क्लोजिंग स्टॉक होगा ओनर के पास। ओनर के गोडाउन में, ओनर के गोडाउन में जब ये गुड्स होंगे, तो यहां पर इसकी कॉस्ट है 200 रुपीज ईच नोटबुक, 200 रुपीज ईच नोटबुक, क्योंकि ओनर ने 200 रुपये पर नोटबुक सेंड कर दिया एजेंट को, जो कि नोटबुक की कॉस्ट है। लेकिन बात यह है कि मैं आपसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ओनर के पास जो गुड्स रखे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा। मैं आपसे यहां पर क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कंसाइनी के पास, कंसाइनी के गोडाउन में जो 1000 क्वांटिटी रिमेनिंग है, आप मुझे इसका वैल्यूएशन बताओ। तो क्या ओनर के पास जो गुड्स हैं, जो कॉस्ट है, और वो भेज दिए अपने कंसाइनी के पास, तो क्या लगता है कॉस्ट में कोई डिफरेंस आएगा या कॉस्ट वही रहेगी? जो कॉस्ट ओनर के पास थी, ओनर ने अगर गुड्स किसी दूसरे पर्सन को भेज दिए, तो क्या लगता है आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कि कॉस्ट सेम रहेगी या कॉस्ट में कुछ बदलाव आना चाहिए? क्या लगता है एज पर योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग? एक बच्चे का जवाब आया और अच्छा जवाब आया है, राइट। कई बच्चों का जवाब आ रहा है एंड सेट की सर कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सिंपल रीजन है बच्चे इसका। देखो, एक नोटबुक की कॉस्ट ओनर को 200 रुपए इसकी कॉस्ट पड़ती है, तो वो यहां से भेज देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात बोल रहा हूं, जब भी स्टॉक का, गुड्स का प्लेस चेंज होता है, लोकेशन चेंज होती है, तो जनरली उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। रीजन इज दैट 200 रुपए कॉस्ट तो यहां ओनर के पास थी, मैं मान लेता हूं ओनर है गुड़गांव में,
राइट, और कंसाइनी है मुंबई में। अब अगर मैं गुड़गांव से गुड्स भेज दूंगा मुंबई, तो उसकी जो 200 रुपये कॉस्ट है ना, वो गुड़गांव में कॉस्ट है 200 रुपये। जब यहां से भेजेंगे तो रास्ते में मुझे बच्चे फ्रेट पे करना पड़ेगा, रास्ते का फ्रेट पे करना पड़ेगा। मुझे हो सकता है कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे करने पड़े, मुझे हो सकता है ट्रांजिट इंश्योरेंस लेना होगा। क्लियर? हो सकता है अनलोडिंग एंड लोडिंग में भी कुछ खर्चा होगा। ऐसे कई तरह के एक्सपेंसेस गुड़गांव से मुंबई भेजने के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे कि एक ये भी मान लो कि हमने स्पेशल पैकिंग की, राइट। जब यहां पर ये नोटबुक थी, तो यहां पर नोटबुक तो नॉर्मली ओपन एरिया में रखी हुई थी, 200 रुपीज़ कॉस्ट है। जब मैंने इसको मुंबई भेजना है तो मुझे इसके लिए स्पेशल पैकिंग करनी पड़ी, कार्टून्स मंगवाने पड़े ताकि ये नोटबुक सेफ जाएं, और मैंने एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो बच्चे होता क्या है, जब भी किसी गुड्स की लोकेशन चेंज होती है तो लोकेशन चेंज करने पर जनरली हमें कुछ खर्चे करने होते हैं। अब लोकेशन चेंज का मतलब ये नहीं है कि सेम गोडाउन में एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, बट उसके लिए भी लेबर यूज की। लेबर को आप कुछ ना कुछ वेजेस पे कर रहे हो, तो आपकी लेबर ऑक्यूपाइड हो गई इस काम में, पूरा दिन उसने ये काम किया, एक जगह से सामान दूसरी जगह उठा के रख दिया। तो यहां पर भी तो लोकेशन चेंज होने के चार्जेस लगे, बट वो बहुत ही कम हो सकते हैं। हम मेनली जो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ओनर एंड एजेंट मॉडल का, तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी किसी दूर की जगह पर, दूसरी किसी सिटी में गुड्स ने जाना है, उसके लिए ये सारे खर्चे और करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। अब होगा क्या, इन खर्चों की वजह से मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी कंसाइनी के पास पहुंचते पहुंचते। जैसे ही गुड्स कंसाइनी तक पहुंचे, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर अगर कॉस्ट 200 रुपीज आ रही है पर नोटबुक की, एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि इन सब खर्चों को मिलाकर अगर मैंने पर नोटबुक कॉस्ट कैलकुलेट की, पर नोटबुक कैसे करेंगे, ये सारे खर्चे टोटल वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल कितने पीसीस मैंने शिफ्ट किए, मूव किए, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ गुड्स हैं, टोटल पीसीस हैं, क्वांटिटी हैं। अगर मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पर क्वांटिटी का कॉस्ट पता चल जाएगी, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो गई है ड्यू टू दैट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं कि 20 रुपीज पर नोटबुक कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब जब ये मुंबई पहुंची तो इसकी कॉस्ट हो गई बच्चे 220 रुपये, 220 रुपीज इसकी कॉस्ट हो गई है। जो कॉस्ट ओनर के पास थी उसमें इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू लोकेशन चेंज, क्योंकि ये सारे एक्सपेंस मुझे करने पड़े। 220 रुपीज कॉस्ट हो गई है। अब आप समझ सकते हो, अगर यहां पर एक नोटबुक रखी है और अचानक यहां पर आग लग जाए, सडनली यहां पर आग लग जाए और वो नोटबुक जल जाए, लॉस हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा कितने रुपए का लॉस हो गया। अगर मेरी एक नोटबुक को आग लग गई तो मैं कहूंगा एक नोटबुक जल गई तो मुझे 200 रुपए का नुकसान हो गया, ऐसे ही तो बोलूंगा। अगर ओनर के गोडाउन में, ओनर के पास भी कुछ नोटबुक्स रखी हुई हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, जो हमने कंसाइनी को भेज दिए, जो कंसाइनी के गोडाउन में, उसकी बात नहीं कर रहा, ओनर के गोडाउन में जो नहीं भेजी है उनकी कॉस्ट 200 रुपीज ईच नोटबुक है। अगर लॉस हो गया तो 200 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि मुंबई में जो कंसाइनी है
उसके गोडाउन में जो नोटबुक रखी है वहां पर आग लग गई, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे को 200 रुपए का लॉस नहीं हुआ, रास्ते में जो खर्चा हुआ था, जो ईच नोटबुक मुझे 20 रुपीज का खर्चा पड़ा था, वो भी तो नुकसान हो गया। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 220 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको माइंड में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी गुड्स की लोकेशन चेंज होती है तो ड्यू टू सम एक्सपेंसेस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं वो किसके क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं? क्या ओनर के स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं या कंसाइनी के स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं जो कंसाइनी के पास है? क्लियर? अगर मैं बात करूं ओनर के मेन फाइनल अकाउंट की, जो ओनर अपना मेन फाइनल अकाउंट बनाएगा जहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा और अपने पास बैलेंस शीट बनाएगा, तो वो क्लोजिंग स्टॉक अपने गोडाउन का भी कंसीडर करेगा। उस समय तो वो कॉस्ट लेगा 200 रुपीज ईच नोटबुक। लेकिन अगर मैं बात करूं, हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं और वहां पर हमें क्लोजिंग स्टॉक लेना है, क्लोजिंग स्टॉक विद कंसाइनी, उस क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं जो कंसाइनी के पास रखा हुआ है। अगर वो कंसाइनी के पास रखा हुआ है तो बच्चे उस गुड्स की कॉस्ट 220 ईच नोटबुक आएगी एज पर दिस एग्जाम्पल। राइट, ये एग्जाम्पल था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन क्वेश्चन में आप थोड़ी सी चीज यहां पर समझ गए होंगे कि अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो एक तो मुझे जो गुड्स की कॉस्ट है, जो ओनर ने जब गुड्स भेजे जिस कॉस्ट पर भेजे वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें और एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे। क्लियर? अभी थोड़ा सा आगे चल के बात होगी कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। छोटा सा मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में दिखाता हूं। आपको एक कभी स्लाइड दिखेगी, दिस इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। कंसाइनमेंट अकाउंट हमने कर लिया था, ये आगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी? क्वांटिटी सेंट टू द कंसाइनी एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द कंसाइनी। कंसाइनर ने कंसाइनी को जो क्वांटिटी सेंट की है और वहां पर क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी निकल आएगी स्टेप 1 से। उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वैल्यू निकालने के लिए यहां पर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। पहली चीज जो मैंने आपको बताई, आपको कॉस्ट ऑफ गुड सेंट लेना है, यानी कि 200 रुपीज एज पर आर एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल लिया था। आगे बात आई एड ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंसाइनमेंट बाय द कंसाइनर। सारे के सारे आपको एक्सपेंस ले लेने हैं जो कंसाइनर ने किए। यहां पे मैंने कुछ आपको एक्सपेंसेस लिखे हैं, अगर आप देखोगे यहां पे मैंने लिखा फ्रेट, यहां पे लिखा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस। ये एक्सपेंस मोस्टली कंसाइनर करता है, लेकिन समटाइम्स कुछ एक्सपेंसेस की पेमेंट कंसाइनी को भी करनी पड़ती है। तो पहली चीज, कंसाइनर के तो ऑल एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंस आपको लेने हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए। मान लेते हैं यहां पर मेरी सबकी वैल्यू 15 रुपए होती है एग्जाम्पल के लिए। अब आगे देखो,
एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनर। इसको समझना है। अगर मैं कंसाइनर के एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑल एक्सपेंस, और जब मैं कंसाइनी के एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि रिकरिंग या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, उसके बाद क्यों नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड किए गए हैं इसको समझेंगे, और हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं जो अभी तक हमने पहले समझा है। पहले क्वेश्चन उस पर बेस्ड रहेगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की बात आएगी, तो मैं फिर से यहां पर आ जाऊंगा और उस समय इस पॉइंट को डील कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लेता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर करूंगा 2, लेकिन आप इसको 2B नाम दे देना क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं कर रहा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहां पर 2000 कर दिया था, यहां पर मैं चेंज नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन में 9000 पीसीस सेल हुए हैं, इट मींस 1000 पीसीस रिमेनिंग है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह मैं आपको यहाँ पर 2B लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चलो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। और अब हम इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं बनाएंगे, सीधा अकाउंट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज बहुत ही रेयर होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, बट हमें आना चाहिए, कभी कभी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी अकाउंट्स की, लेजर अकाउंट की। और कंसाइनमेंट अकाउंट तो मांगा ही मांगा होगा, क्योंकि इसी से पता चलता है कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कितना अमाउंट हुआ। और ये अकाउंट भी जनरली हर क्वेश्चन में मांगता ही है, ताकि बैलेंस पता चल जाए, यानी कंसाइनी का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो ये दोनों अकाउंट्स हम यहां पर बनाएंगे। धीरू ऑफ गुजरात, ये सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बस वहां मैंने जो एक चेंज किया था 1000 नोटबुक्स को 2000 किया था, यहां मैं वो चेंज नहीं करता। तो यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आएगा और हमें उसको समझना है। धीरू ऑफ गुजरात सेंट 10,000 नोटबुक्स कॉस्टिंग ₹40। धीरू ने भेजा तो धीरू हो गया कंसाइनर। वीरू को रिसीव हुआ, वीरू को भेजा तो वीरू हो गया बच्चे कंसाइनी। 10,000 नोटबुक्स, ₹40 ईच, 4 लाख रुपीज का टोटल कंसाइनमेंट। जो कंसाइनमेंट सेंड किया, द कॉस्ट ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, कॉस्ट ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, ईच एंड एवरी वर्ड्स को अब ध्यान से सुनना और ध्यान रखना मैं क्या क्या वर्ड्स बोलता हूं। कॉस्ट ऑफ टोटल कंसाइनमेंट, क्योंकि ये कंसाइनमेंट 10,000 नोटबुक्स का है। हम यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, जो भी हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, वो पर्टिकुलर इस कंसाइनमेंट की करेंगे जो क्वेश्चन में दी है, 10,000 नोटबुक्स की। 4 लाख रुपीज कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट हो गया। आगे कहा धीरू ने कुछ एक्सपेंसेस किए, ये कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस एंड लोडिंग। ये सारे के सारे हमारे कंसाइनर के एक्सपेंसेस हैं। लास्ट क्लास में भी हमने ये लिए थे एक्सपेंसेस, अराउंड 20,000 आई थिंक इनका टोटल अमाउंट था। यस, 20,000 रुपीज के टोटल एक्सपेंस थे। आपको याद आ रहा होगा लास्ट क्वेश्चन। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस 500 पर मंथ था, 4 मंथ्स का कंसाइनमेंट है, 2,000 रुपीज एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस के हो गए। और टोटल की बात करें तो आई थिंक ये 22,000 रुपीज आ रहे थे। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। राइट, 22,000 रुपीज। टोटल 22,000 रुपए खर्च किए थे, पेमेंट्स की थी कंसाइनी ने।
8,000 नोटबुक्स सेल हो गए कैश में 60 रुपीज पर यूनिट, 4,80,000 रुपीज। 1,000 नोटबुक्स सेल हुई है 70 रुपीज ईच। कैश में हमने 60 रुपए की बेची है। उधार में कोई लेने आता है तो क्योंकि उधार में कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो समटाइम्स उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर लेते हैं। जनरली ऐसा होता है जब कोई हमारे पास बिजनेस में इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस कि जब कोई सामान लेने आया और वो जनरली हमसे उधार में सामान लेता है, 2-3 महीने का क्रेडिट पीरियड होता है, तो हमेशा हम अपनी उस प्राइस में कुछ इंटरेस्ट का कंपोनेंट ऐड रखते हैं, उसमें इंक्लूडेड होता है, क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है हमेशा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अगर वो बोलता है कि मैं अभी कैश देने को रेडी हूँ, तो हम जनरली कुछ पैसे कम कर देते हैं। आपने ये कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा। कैश डिस्काउंट का मतलब हो गया प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट मिल रही है, उसके बदले आप डिस्काउंट देते हो। नाम उसका कैश डिस्काउंट होता है, बट एक्चुअली में उसके पीछे ये इंटरेस्ट का कंपोनेंट ही छुपा होता है कि जो पैसे 3 महीने बाद मिलने हैं, अगर वो आज मिल जाएंगे तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमें सेव हो गया, तो उसको हम कैश डिस्काउंट के रूप में माइनस कर देते हैं, राइट। तो अब मेरे पास टोटल अगर मैं सेल की बात करूं तो वो मेरे पास हो गई है 5,50,000 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये 1,000 की जगह 2,000 ले लिया था, जिससे मेरे पास कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा। अब इस क्वेश्चन में 9,000 क्वांटिटी सेल हो गई है। अब अगर हमने सेंट की थी 10,000 और सेल हुई है 9,000, तो 1,000 क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक है। और इस क्वेश्चन में आज की क्लास में हमने मेन इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, तो जल्दी से जहां तक क्वेश्चन हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। अब मैं जर्नल एंट्री नहीं करा रहा, अब मैं सीधा आपके पास अकाउंट पे आ रहा हूं। सबसे पहले हम क्या एंट्री करते हैं और क्या लेजर पोस्टिंग करते हैं? गुड्स सेंट जो किए गए हैं कंसाइनी को। इस क्वेश्चन में भी डेट्स गिवन नहीं है, कुछ नहीं होता, डेट्स दी होंगी तो डेट्स ले लेंगे, डेट्स नहीं दी होंगी तो हम सीरियल नंबर ले लेते हैं 1। सबसे पहले गुड्स सेंट, जब भी गुड्स सेंड किए जाते हैं तो डेबिट साइड में आता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने गुड्स भेजे गए हैं? 10,000। ये बेसिकली कंसाइनमेंट के लिए ना एक खर्चा है, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। ये कंसाइनमेंट के लिए एक्सपेंस है, इसकी कॉस्ट एंड एक्सपेंस जो भी है वो हमारे डेबिट साइड पर आएंगे। तो अमाउंट हो गया मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई 40, 4 लाख रुपीज हमने कैलकुलेट किया हुआ था। 4 लाख रुपीज की कॉस्ट, राइट। फर्स्ट गुड्स सेंट की। सेकंड बात आती है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस भी कंसाइनर करता है और कंसाइनी करता है। कुछ क्वेश्चंस करने के बाद आपको आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि पहली एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, दूसरी कंसाइनर ने एक्सपेंस किए। कंसाइनर एक्सपेंस करता है तो टू कैश या बैंक, क्योंकि उसकी जेब से पैसे जाते हैं। ये किसके एक्सपेंस है? कंसाइनर के। मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, NOR मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, नर एक्सपेंस, ये मतलब कंसाइनर एक्सपेंस है। लेकिन आपकी मर्जी है कि आप इसको लो या ना लो। आप इसको नहीं भी लोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ये आपकी मर्जी है। मतलब ये कंसाइनर एक्सपेंस ब्रैकेट में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये लिखना ही लिखना है, राइट। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस थे हमारे पास? एक्सपेंसेस थे फ्रेट, हमारे पास एक्सपेंस थे आई थिंक ट्रांसिट इंश्योरेंस एंड लोडिंग चार्जेस।
ट्रांजिट इंश्योरेंस तो आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। रास्ते के लिए हम जो इंश्योरेंस लेते हैं उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस बोलते हैं। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, कुछ प्रीमियम पे करते हैं, लेकिन अगर हमें लॉस हो गया तो वो लॉस कॉम्पनसेट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी। 8,200, 6,800। दोबारा से आपकी उसी क्वेश्चन की रिवीजन हो गई है। 5,000 रुपीज टोटल आ गया 20,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट कंसाइनी के एक्सपेंस। कंसाइनी के एक्सपेंस के लिए टू कैश या बैंक नहीं लिखते, क्योंकि ये एंट्री हो रही है कंसाइनर की बुक में। जब पेमेंट्स कंसाइनी ने की है, जब पेमेंट कंसाइनी ने की है तो पैसा भी कंसाइनी की पॉकेट से गया होगा, कंसाइनर की पॉकेट से तो नहीं गया होगा, इसलिए टू कैश बैंक नहीं आ सकता। बट यस, क्योंकि इस एक्सपेंस को बियर करना है कंसाइनर ने, तो कंसाइनर कहेगा ठीक है, इस एक्सपेंस के लिए मैं कंसाइनी को पे करूंगा। और यहां पर हमारा कंसाइनी है वीरू, टू वीरूज अकाउंट, कि हम वीरू को इन सब खर्चों के लिए पे कर देंगे, रीइंबर्स कर देंगे। इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट, कि मेरे बिहाफ पे कोई और पर्सन एक्सपेंस कर देता है और बाद में मुझे वो पैसे उसको देने होते हैं, चाहे मैं कैश आउटफ्लो करूं या मुझे उससे कुछ लेने हैं पैसे, उसमें एडजस्ट करवा लूं, बात एक ही है। तो इसको बोलते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, रीइंबर्स कर देंगे। ऑक्ट्रॉय कार्टेज रेंट, ऑक्ट्रॉय कार्टेज रेंट, गोडाउन रेंट है ये। सेलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस आप समझ सकते हो कि ऑफिस एक्सपेंस। अमाउंट हो गया 5,300, 6,700, 7,500, 500 एंड 2,000 रुपीज। टोटल हो गया था 22,000 रुपीज। यही एंट्रीज आती है गिनती की। आप लास्ट के क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे ना इस चैप्टर की, कुछ एक पॉइंट्स नए आएंगे, और मेनली जो आएगी नई चीजें ना वो कैलकुलेशन पर बेस्ड होंगी, कैलकुलेशंस पर कुछ नए पॉइंट आएंगे। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा और इसमें नए पॉइंट्स नहीं आने वाले हैं, बस कुछ कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे जिससे कुछ कैलकुलेशन पे डिफरेंस आएंगे। चलो, उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास हो गया कि हमने सेल करनी है। डेट का कॉलम बनानी, मैं जल्दी से बना लेता हूँ डेट का कॉलम। हमारे पास नेक्स्ट आ गया सेल। अब क्योंकि सेल के पैसे कंसाइनी के पास हैं, कंसाइनर अपनी बुक में ये एंट्री करेगा कि मुझे ये पैसे कंसाइनी से लेने हैं, तो वो कंसाइनी का नाम डाल देगा। सेल के लिए हमेशा यहां पर क्या आएगा, बाय वीरूज अकाउंट। और धीरे धीरे ना आपको याद हो जाएगा कि दो पार्टी हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर ने कंसाइनी से सेल के बदले पैसे लेने होते हैं, जो कंसाइनी ने सेल की है। सेल्स रेवेन्यू लेना होता है, रिसीव करना होता है, टू बी रिसीव। और उसको पे क्या करना होता है, एक तो उसको कमीशन पे करनी होती है, कमीशन के लिए वो काम कर रहे हैं, जो भी कमीशन डिसाइडेड है, एक कमीशन पे करनी होती है। और सेकेंडली, अगर उसने अपनी पॉकेट से कुछ पेमेंट्स की होती है तो वो हमें उसको पे करनी होती है। तो जहां भी बात आएगी कि बैलेंस निकाले, क्लोजिंग बैलेंस की फाइनली क्या लेना देना है, तो उसमें क्या होगा, सेल्स के जो पैसे लेने हैं सबसे ऊपर आप लिख दो सेल्स रेवेन्यू जो रिसीव करना है, उसमें से माइनस कर दो कमीशन जो टू बी पेड है, माइनस एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी, जो कंसाइनी ने पे किए वो हमें उसे रीइंबर्स करने हैं।
तो माइनस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। यही कंसाइनी अकाउंट में होता है, एक साइड सेल आ जाती है, दूसरी साइड पे कमीशन एंड उसके एक्सपेंस आ जाते हैं। चलो, तो सेल हो गई है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल अलग अलग दिखा देते हैं ताकि हमें फ्यूचर के लिए पता चल रहा है कितनी कितनी सेल कौन कौन सी है। अगर मैं कैश सेल की बात करूं तो कैश सेल थी बच्चे 4,80,000 रुपीज, 8,000 क्वांटिटी सेल हुई थी यहाँ पर 60 रुपीज ईच की, और उसके बाद 70,000 थी क्रेडिट सेल, 1,000 क्वांटिटी सेल हुई थी 70 रुपीज की, टोटल आ गया 5,50,000 रुपीज। फोर्थ पॉइंट भी हो गया। और जैसी सेल हो गई है आप कमीशन की बात कर सकते हो, जैसी सेल हो गई है कमीशन की बात कर लेनी चाहिए। कमीशन ड्यू हो जाता है, हमें ड्यू की एंट्री कर लेनी है। ध्यान रखना, ये आपको अपनी साइड से कमीशन की एंट्री मिस मत कर देना, इसके बारे में बताएगा नहीं, बस कमीशन की परसेंटेज दे दी और सेल होते ही वो ड्यू हो गया, ये आपको मानना है। तो इसके लिए भी हम वीरू को ही पैसे देंगे, अभी दिए नहीं है इसलिए वीरूज अकाउंट। दे दिया तो बच्चे कैश या बैंक आ जाता है, पैसा चला गया। नहीं दिया तो पार्टी का नाम यूज करते हैं, टू बी पेड अगर है तो पार्टी का नाम जिसको देना है, टू वीरूज अकाउंट। कमीशन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में 10% कमीशन बोली थी, वीरू इज एंटाइटल्ड फॉर 10% कमीशन ऑन सेल्स। सेल पर कमीशन की बात करेगा, सेल्स मतलब कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। सेल हो गई है तो कमीशन ड्यू हो गई है, कमीशन मैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ 5,70,000। छोटी सी कैलकुलेशन है तो यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये कैलकुलेशन 550 थी, अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी तो हम इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे, आगे चल के आएगा ऐसा जहां हमें कुछ थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। 55,000 रुपीज हमने कमीशन के बदले देने। लास्ट क्वेश्चन में कमीशन कुछ और आई होगी क्योंकि हमने वहां पर टोटल 10,000 क्वांटिटी सेल हो गई थी, तो सेल्स अमाउंट वहां पर ज्यादा था तो इसलिए कमीशन भी ज्यादा आ गई। यहां पर सेल्स अमाउंट कम है तो कमीशन भी कम है। क्लियर? अब देखो, यहां तक करने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने से पहले ये चेक करना है, ये इंश्योर करना है क्या दोनों साइड पर क्वांटिटी इक्वल आ रही है। लाइक यहाँ पे 10,000 नोटबुक सेंड की, तो क्या क्रेडिट साइड पर 10,000 नोटबुक्स की कंप्लीट बाइफर्केशन आ गई है। अगर मैं चेक करता हूं तो 8,000 नोटबुक्स एंड 1,000 नोटबुक्स, 9,000 नोटबुक्स की तो मेरे पास डिटेल आ गई है कि 9,000 नोटबुक्स का क्या हुआ। तो 1,000 नोटबुक्स की इंफॉर्मेशन नहीं आई है जो मुझे चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम इक्वल नहीं कर सकते। मैचिंग कॉन्सेप्ट हमारा फुलफिल नहीं होगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक साइड आपने कॉस्ट ले ली 10,000 नोटबुक्स की, दूसरी साइड सेल ले रहे हो 9,000 नोटबुक्स की, तो ये मैच नहीं होगा, आपके प्रॉफिट लॉस एक्यूरेट नहीं आएंगे, वो गलत आएंगे। इफ यू वांट कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट आए, उसके लिए आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट फुलफिल होना चाहिए। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब जितनी क्वांटिटी, जो कॉस्ट आप परचेज की ले रहे हो वही आपको उतनी ही क्वांटिटी की सेल लेनी है, या बेटर है मैं इसको रिवर्स बोलूं क्योंकि पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट लगता है देन मैचिंग लगता है। पहले हमें ये लेना होता है कि हम सेल कितने टाइम की ले रहे हैं या सेल कितनी क्वांटिटी की ले रहे हैं। सेल में ले रहा हूं 9,000 क्वांटिटी की, सेल में ले रहा हूं 9,000 क्वांटिटी की, तो मुझे अपने पास जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी 9,000 क्वांटिटी की ही लेनी होगी, तभी सही प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। छोटा सा एग्जांपल करवा देता हूँ इसके लिए, आई थिंक वैसे आप सबको अवेयर होंगे बट फिर भी मैं करवा देता हूँ। मान लो मैंने किसी भी चीज़ की 10 क्वांटिटी परचेज की और ईच क्वांटिटी मैंने ली, मोबाइल फ़ोन ले लेता हूँ,
₹20,000 का एक मोबाइल फ़ोन है कॉस्ट। मैंने 10 मोबाइल्स परचेज किए, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको सेल किया, और जब सेल किया तो मैंने कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और 22,000 ईच पर मोबाइल सेल किया। 20,000 वाला मोबाइल 22,000 में सेल हुआ, 20 वाला मोबाइल 22 में, तो प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपये का, वेरी गुड। लेकिन जो सेल की क्वांटिटी है वो 10 क्वांटिटी सेल नहीं हुई है, अभी हुई है 8 क्वांटिटी सेल। 8 क्वांटिटी मेरी बिकी है, या मैं चलो 8 ही ले लेता हूँ, ठीक है। 8 क्वांटिटी सेल हुई है, तो मैंने अपनी सेल प्राइस निकाला 22,000 मल्टीप्लाई 8, 1,76,000। 1,76,000 ये बच्चे मेरी सेल है और ये मेरी परचेज है। अब मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकलता है सेल्स माइनस परचेज। तो परचेज को मैं यहाँ पे लेके आ गया, लेस कर दिया कि मेरी परचेज कितने की थी। परचेज आ गई 2 लाख रुपए की, और जैसे ही मैंने ये किया तो मैंने क्या कहा, सीधा मैंने बोला हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो जाती है, हाँ समथिंग, ये तो लॉस आ गया। 1,76,000 रुपए की सेल हुई है और 2 लाख की परचेज, लॉस आ गया, बिजनेस लॉस में चल रहा है, बंद करो बिजनेस को। क्या ये सही डिसीजन है बिजनेस बंद करना? क्या ये लॉस जो बता रहा है, प्रॉफिट या लॉस, क्या ये आपको लग रहा है बिल्कुल सही है? क्या आपको लग रहा है ये बिल्कुल सही है कि ये सही डिसीजन है कि 24,000 लॉस हो गया और बिजनेस बंद कर दो? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं कहूं क्वांटिटी मेरी सिर्फ एक क्वांटिटी सेल हुई होती, तो सेल होती 22,000 और परचेज होती 2 लाख, फिर तो लॉस आ जाता तुम्हारा माइनस में 1,78,000 का। फिर आप कहते हैं अरे ये कैसा बिजनेस चल रहा है, 178 का लॉस हो गया, बिजनेस बंद करो, बर्बाद हो जाएंगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास स्टॉक भी रखा हुआ है, राइट। आपके पास अगर एक क्वांटिटी सेल हुई है तो आपके पास 9 क्वांटिटी अभी रखी हुई है, उसकी भी तो कॉस्ट है। जैसे ही वो सेल होगा, सेल के पैसे आ जाएंगे आपके पास, राइट। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है, और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, यानी कि मान लो 1 साल में 8 ही मोबाइल बिके, तो आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। या तो दोनों साइड 8-8 करो, या दोनों साइड 10-10 करो, या तो दोनों साइड 8-8 करो, या दोनों साइड 10-10 करो। दोनों में से कुछ तो करना होगा, तभी आप करेक्ट पहुंचोगे। तो एक साइड परचेज अगर 10 क्वांटिटी है, तो अगर मुझे सही प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दोनों को बराबर करना होगा। मैं कहूंगा 2 क्वांटिटी मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी रखा हुआ है, अभी ऑल्दो ये बिका नहीं है तो मैं सेल में इसको नहीं ले सकता, बट यस सही प्रॉफिट या लॉस चेक करने के लिए मैं इसका वैल्यूएशन डाल सकता हूं। अब बात आती है कि यहां पर इसकी वैल्यू क्या है। ये कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। जनरली हम जब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया करते थे, उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमें क्वेश्चन में गिवन होता था, और कुछ कुछ जगह आपने शायद पढ़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, शायद आपने ये पढ़ा होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है हमारा इन्वेंट्री पर, जो हमें बताता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ना एक्चुअली में सेल नहीं हुआ, ये गुड्स आपके पास रखे हैं और आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि ये इतने का बिक जाएगा फ्यूचर में, अभी बिका नहीं है, बिक जाएगा। और हमने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस मेथड। प्रूडेंस मेथड क्या बोलता है कि आपको सेफ होके चलना है, फ्यूचर में अगर कोई इनकम होगी तो उसको एस्टिमेट नहीं करना है। डू नॉट एस्टिमेट फ्यूचर इनकम्स
बट मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, शायद थोड़ा याद आ रहा हो, लेकिन हम फिर से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बस थोड़ा सा टच कर रहा हूँ यहाँ पर। वो कॉन्सेप्ट हमें कहता था कि आपको फ्यूचर इनकम या फ्यूचर के जो प्रॉफिट हैं उनको एस्टिमेट नहीं करना, एंटिसिपेट नहीं करना। तो इसका मतलब आपको कॉस्ट लेनी है, मार्केट वैल्यू नहीं लेनी। मार्केट वैल्यू में तो प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो आपको जहां अजम्पशन लेनी है, जहां एस्टिमेट लगाना है, फ्यूचर में सेल होगा ना, ये तो दो मोबाइल फ्यूचर में सेल होंगे, तो फ्यूचर में सेल होगा तो प्रॉफिट भी कहां आएगा, फ्यूचर में आएगा। तो अभी आपको उस प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना। तो इसका मतलब आपको क्या लेना चाहिए, इसका मतलब आपको कॉस्ट लेनी चाहिए। जब आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट लेनी चाहिए। बट समटाइम्स मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी कम हो। मान लो ये एक पेन है, या फिर मैं मोबाइल की बात ही कर लेता हूँ। मैंने 20,000 रुपये का मोबाइल लिया, जब वो क्लोजिंग पीरियड क्लोज हो रहा है उस समय ना मार्केट में उस मोबाइल की वैल्यू गिर गई। कोई नया मॉडल आ गया, एक नया वर्जन आ गया, नया मॉडल आ गया, पुराने मॉडल की वैल्यू मार्केट में गिर गई। अब पुराने मॉडल की वैल्यू मार्केट में हो गई है 18,000 रुपीज। तो अब आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है जब आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है तो आप लोगे कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहां पर लोअर क्या है, हमारा मार्केट वैल्यू है। क्यों ये लेंगे, क्योंकि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की यानी उस मोबाइल की कॉस्ट अभी 20,000 मान लूं और मुझे पता है कि 20 का तो बिकना ही नहीं है, कम का ही बिकना है। जब पता है कम का ही बिकना है, कुछ ना कुछ लॉस ही होना है, तो लॉस के लिए तो प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो अगर आप 20,000 कॉस्ट अज्यूम कर लोगे तो इट मीन्स आपने एक्सेस कुछ जो आपके पास नहीं आना फ्यूचर में उसको आपने कंसीडर कर लिया, जो कि गलत हो जाएगा। आपने लॉस के लिए, एक्सपेंस के लिए प्रोविजन बनाया ही नहीं। जैसे ही आपने कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर ले लिया तो ऑटोमेटिकली प्रोविजन बन गया आपके पास। क्लियर कि फ्यूचर में 18,000 ही मैक्सिमम आ सकते हैं, चाहे कॉस्ट 20,000 क्यों ना हो। अगर फ्यूचर में महंगा बिक गया तो उस समय हम प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट एक्चुअल बेसिस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, अजम्पशन बेसिस पर फ्यूचर प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करते हैं, राइट। तो करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, करेक्ट प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा जब मैं क्लोजिंग स्टॉक अपने पास लूंगा। और मान लेते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट जो है वो कम है। मोस्टली ऐसा होगा कि आपकी कॉस्ट ही कम होगी, मोस्टली, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कभी कभी वो आपको मार्केट वैल्यू भी कम दे सकता है, तो हम क्वेश्चन में दोनों देख के चलेंगे, बट मोस्टली कॉस्ट ही कम हो। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 40,000 रुपये के मोबाइल, 40,000 रुपये की कॉस्ट के मोबाइल रखे हुए हैं, दो मोबाइल रखे हुए हैं, 20,000 का ईच है। अब आप करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो। अब एक साइड, क्रेडिट साइड पे मैं 10 मोबाइल्स की वैल्यू ले रहा हूँ और उसमें से माइनस कर रहा हूँ 10 मोबाइल्स की कॉस्ट। तो अब आप अपने पास प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रॉफिट या लॉस। अब जो आपको आएंगे वो आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स होंगे, और यहां पर अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज। 16,000 आपका प्रॉफिट हो गया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या कंसाइनमेंट में इसी तरीके से करते हैं। हम अपने पास एक सेल लेते हैं और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है। आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हो। आप कहोगे सर एक काम करो ना, क्रेडिट साइड पे 8 मोबाइल की आपने सेल ली है तो डेबिट में से ना 2 माइनस कर दो। डेबिट में से जो परचेज है 10 मोबाइल, 2 माइनस कर दो, परचेज भी 8 की ले लो और सेल भी अपने पास 8 की ले लो, तब भी आंसर तो सेम आएगा ना। अगर मैं 40,000 रुपए को यहां माइनस कर दूं और यूं कहूं कि मेरी परचेज प्राइस 160 है 8 मोबाइल का, जितने मोबाइल सेल हुए 8 मोबाइल का परचेज वैल्यू 160 है, तो 176 माइनस 160, तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 16,000 आएगा।
या सिंपल करो, एक मोबाइल में 2000 रुपये बच रहे हैं, 8 मोबाइल सेल हुए हैं, 2000 मल्टीप्लाई 8, 16,000 प्रॉफिट आएगा। ईच एंड एवरी टाइम प्रॉफिट तो 16,000 रुपीज ही आपका आएगा। एक सेकेंड, अर्जेंट है, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट तो बच्चे 16,000 रुपीज ही आएगा कुछ भी करके। लेकिन अब बात आती है, सर हम ये वाली प्रेजेंटेशन क्यों फॉलो करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं, ये क्यों फॉलो करते हैं बच्चे? हमारे पास रास्ता यही है फॉलो करने का, बिकॉज परचेज हम कर चुके हैं और परचेज जब जब होगी तभी तभी हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 2 लाख की परचेज अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब आप बिल हटा थोड़ी ना दोगे, वहां से माइनस नहीं कर सकते, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब ही यही है, परचेज में से आपने उसको हटा दिया, राइट। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया कि क्यों क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। आप सब 12th के बच्चे हो ही तो आपको तो ये पता ही होगा, बट फिर भी अगर भूल रहे थे तो अब आपको कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो गया होगा माइंड में। तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। अब जब मैं यहाँ कंसाइनमेंट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कौन सा स्टॉक, जो कंसाइनी के पास रखा हुआ है। कंसाइनमेंट अकाउंट बन रहा है तो कंसाइनी के पास रखा हुआ है। 10,000 भेजे, 9,000 सेल हो गए, तो 1,000 क्वांटिटी कंसाइनमेंट स्टॉक की रखी हुई है। अब अगर मैं डेबिट क्रेडिट को क्वांटिटी वाइज चेक करना चाहूंगा तो डेबिट में भी 10,000 नोटबुक और क्रेडिट में भी मेरे पास 10,000 नोटबुक की बाइफर्केशन आ गई है। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। आज हमारा क्लास का मेन कॉन्सेप्ट, मेन जो पर्पस था वो यही था कि इस कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट बना देता हूँ कि इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। चलो अब मैं यहाँ नीचे इसका वैल्यूएशन कर लेता हूँ। वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट बनेगा और आगे चल के ये वर्किंग नोट इम्प्रूव होता चला जाएगा और भी काफ़ी कुछ इसमें आता चला जाएगा। अभी मुझे कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको ऐसे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, वैल्यूएशन कैसे करेंगे इसका। एक जगह आपको इसका कुछ पर्टिकुलर्स में ले लेता हूँ। क्वांटिटी भी मैं अपने पास ले लेता हूँ एंड वैल्यू यानी कि अमाउंट भी अपने पास ले लेता हूँ। हमेशा आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना है, इसका आसान रहेगा, आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू निकालनी है कंसाइनमेंट के पास, कंसाइनी के पास, देखो जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये वाला एग्जाम्पल, मुझे पहुंचना है बच्चे इस कोस्ट तक। कंसाइनी के पास क्या वैल्यू होगी, यहां तक पहुंचना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना चाहिए, सबसे पहले तो इस गुड्स की कॉस्ट क्या है और उसमें कुछ एक्सपेंस ऐड होने चाहिए। कौन से एक्सपेंस ऐड होंगे, कैसे होंगे, क्यों वो ऐड होंगे, उसकी डिस्कशन अब आ जाएगी। तो सबसे पहले तो कॉस्ट। ऑलवेज यहां पे आपको लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, यहां हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट लेना है। क्वांटिटी, कितने गुड्स सेंट किए गए हैं, 10,000 नोटबुक। अमाउंट, उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीस। कि ये 10,000 गुड्स कंसाइनी को भेजे गए हैं तो कॉस्ट तो ट्रांसफर होएगी, 4 लाख रुपए के गुड्स तो उसके पास पहुंच ही गए हैं, लेकिन सिर्फ गुड्स की कॉस्ट नहीं और भी खर्चा हुआ। और खर्चे की बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हम ऑल एक्सपेंसेस
बाय कंसाइनर। ऑल एक्सपेंसेस क्यों लेते हैं कंसाइनर के? क्योंकि कंसाइनर अपनी जेब से जो भी खर्च करेगा वो सारा का सारा खर्चा इस गुड्स को कंसाइनी के पास पहुंचाने के लिए ही होगा। उसके गोडाउन में गुड्स रखे हुए हैं ओनर के गोडाउन में, और वहां से निकाल के फ्रेट का, ट्रांजिट इंश्योरेंस का, ड्यूटी टैक्सेस का, लोडिंग का, अनलोडिंग का, सारे के सारे खर्चे वो इसी कंसाइनमेंट के लिए ही करेगा। इन गुड्स को कंसाइनी के पास पहुंचाने तक के लिए सारे खर्चे करेगा। और ये एक्सपेंसेस हो गए हैं मेरे पास 20,000 रुपीज। अगर आप देखोगे तो 20,000 रुपये खर्चा आएगा। ऐड कर देंगे, एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है बस समझने का, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनिंग। ये ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा क्यों नहीं कहा गया ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनिंग? समझना, छोटी सी बात बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों बोला गया। देखो बच्चे, मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मतलब जो कंसाइनी के गोडाउन में गुड्स रखे हैं उसकी वैल्यू। जब मुझे उसका वैल्यूएशन करना है, कंसाइनी ने अपनी जेब से कई तरह के खर्चे किए। कंसाइनी ने, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कि गुड्स को अपने गोडाउन में लाने तक, गुड्स को अपने गोडाउन में लाने तक के लिए खर्चा किया, वो सारा का सारा मैं सेपरेट कर रहा हूं। जैसे कि कंसाइनी को भी कुछ फ्रेट पे करना पड़ा, हो सकता है कंसाइनी को भी रास्ते के ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करने पड़े, हो सकता है कंसाइनी को इन गुड्स को लोड अनलोड करवाने के लिए कुछ खर्चे करने पड़े, और उसके बाद गुड्स गोडाउन में पहुंच गए। अब जैसे ही गुड्स गोडाउन में पहुंच गए, खर्चे तो और भी होते हैं, जैसे कि उस गोडाउन का रेंट, जैसे कि वहां की सैलरी, जैसे कि वहां के एडवर्टाइजमेंट, और भी बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। कुछ खर्चे स्पेसिफिकली सेल से रिलेटेड होते हैं, हमारे सेल करने के लिए हमें करने होते हैं। मैं किसकी कॉस्ट निकाल रहा हूं? जो गुड्स गोडाउन में रखे हैं, जो बिक गए हैं उसकी कॉस्ट नहीं निकाल रहा, जो गुड्स गोडाउन में रखे हैं। जो गुड्स गोडाउन में रखे हैं अगर वो बिके नहीं है तो किसी भी तरह का सेलिंग एक्सपेंस, किसी भी तरह का सेलिंग एक्सपेंस इन गुड्स पर लगा ही नहीं है। सेलिंग एक्सपेंस तो किस लिए होते हैं? सेलिंग एक्सपेंस होते हैं उन गुड्स को सेल करने के लिए। मतलब गुड्स गोडाउन में आ गए हैं, किसी कस्टमर ने गुड्स खरीद लिए, उसको भेजने हैं, फिर भेजने के लिए मुझे कुछ सेलिंग एक्सपेंस करने पड़े, कुछ भी और खर्चे करने पड़े, और वो गुड्स गोडाउन में जब पहुंच गए हैं तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए मुझे कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, जैसे कि गोडाउन का रेंट देना हो रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो सकती है, सेल्स टीम की सैलरी हो सकती है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। तो मैं इसको ओवरऑल कह सकता हूं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जगह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पूरी तरीके से उन गुड्स के लिए होते हैं जो हम सेल कर रहे हैं, ना कि उन गुड्स के लिए जो गोडाउन में रखे हुए हैं। राइट? अब मुझे गोडाउन में रखे हुए गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा? उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जो गोडाउन में गुड्स रखे हैं उसकी कॉस्ट, सही कॉस्ट क्या होनी चाहिए, यानी कि जो एक्चुअली में उस गुड्स की कॉस्ट है, ओनर को जो कॉस्ट पड़ी, प्लस रास्ते के एक्सपेंस, चाहे वो कंसाइनर ने किए चाहे कंसाइनी ने किए, रास्ते का कोई भी टैक्स, रास्ते का कोई भी
लोड अनलोड, फाइनली गोडाउन में गुड्स रखने तक, गोडाउन में गुड्स रखने तक का जो भी खर्चा हुआ है वो सारा मैंने अलग कर दिया। इस चैप्टर में उस एक्सपेंस को कहा जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। सॉरी, इस एक्सपेंस को कहा जाता है, इस एक्सपेंस को कहा जाता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और ऐसा एक्सपेंस गोडाउन रेंट, सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहा जाता है रिकरिंग एक्सपेंस। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर रिकरिंग नॉन रिकरिंग का जो मतलब होता है वो ये होता है, रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला खर्चा, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार नहीं होता, जो वंस अ वाइल होता है या एक ही बार होता है। इस चैप्टर में, अब ये वाली लाइन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कंसाइनमेंट चैप्टर में जो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब है वो ये है। नॉन रिकरिंग का मतलब सेम गुड्स के ऊपर, सेम गुड्स के ऊपर एक बार होने वाला खर्चा, उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। कि सेम गुड्स के ऊपर वो खर्चा बार बार नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि ये कैलकुलेटर मैंने रेलवे स्टेशन से अपने गोडाउन तक लेके आया, तो जैसे ही रेलवे स्टेशन से इस गुड्स को, इस कैलकुलेटर को मैंने अपनी गाड़ी के अंदर लोड करवा दिया, तो इस पर एक बार लोडिंग खर्चा लग गया। फिर ये गुड्स रास्ते में चलकर आए, फ्रेट का एक्सपेंस लग गया, इन गुड्स पे एक बार फ्रेट लग गया। रास्ते में कुछ टैक्सेस पे किए, ड्यूटी टैक्स, इसी गुड्स पर एक बार ड्यूटी टैक्स लग गया। मेरे गोडाउन में पहुंचा, मैंने इसको अनलोड करवा लिया, इसी गुड्स पर एक बार अनलोडिंग का खर्चा लग गया, और अब ये गोडाउन में आ गया, गोडाउन में रख दिया। अब ये गोडाउन में रखा हुआ है, सोच के बताओ क्या सेम गुड्स पर, इसी गुड्स पर दोबारा से फ्रेट या दोबारा से ड्यूटी या दोबारा से लोडिंग अनलोडिंग दोबारा से लगेगा या नहीं लगेगा? या एक बार गोडाउन में आ गया तो रास्ते की ड्यूटी, टैक्सीज, फ्रेट, लोड अनलोड, सारा खर्चा इस पर एक बार लग गया। हाँ, अब मैं दूसरा लोड मंगवाऊंगा, दूसरा लोड और कैलकुलेटर मंगवाऊंगा, तो डेफिनेटली मेरे को फ्रेट, ड्यूटी, लोडिंग अनलोडिंग ये खर्चा करना पड़ेगा, बट सेम गुड्स पर, सेम गुड्स पर क्या मुझे ये खर्चा दो बार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सोच के बताओ, यस या नो। क्या मुझे इस पर दोबारा से रेलवे स्टेशन से अपने गोडाउन आ चुके हैं, गोडाउन में रख दिए, क्या सेम गुड्स पर दोबारा से फ्रेट, दोबारा से ड्यूटी, दोबारा से लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा? सोच के बताना, यस या नो, या फिर क्लियर करके बताओ, बताओ एक बार। लेट्स सी क्या क्या आंसर्स आते हैं आपके। सेम गुड्स पर वो खर्चा दोबारा नहीं करना होगा। बट अगर मैं बात बोलता हूँ गोडाउन रेंट की, अब वो गुड्स गोडाउन में रखे हुए हैं, गोडाउन का रेंट पे किया, तो जो रेंट पे किया अल्टीमेटली वो रेंट की कॉस्ट इन सब गुड्स के लिए ही तो है। ये सारे गुड्स हमने गोडाउन में रखे हुए हैं और ये गुड्स अगले महीने तक नहीं बिके, फिर से गोडाउन रेंट दिया, उससे अगले महीने भी नहीं बिके, फिर से गोडाउन रेंट दिया। तो इसी गुड्स पर जो गोडाउन में रखे हैं, रेंट का एक्सपेंस बार बार हो सकता है। जो भी खर्चा आपको बार बार करना है सेम गुड्स पर, उसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनमेंट के अंदर। अदरवाइज रिकरिंग नॉन रिकरिंग का मतलब यही होता है कि रिकरिंग बार बार होने वाला खर्चा, नॉन रिकरिंग बार बार नहीं होने वाला खर्चा। लेकिन कंसाइनमेंट में मैं साथ में एक वर्ड और ऐड करता हूं कि बार बार होने वाला खर्चा सेम गुड्स पर, बार बार नहीं होने वाला खर्चा सेम गुड्स पर। यहां पर मुझे ऐड करना पड़ता है सेम गुड्स पर।
इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को समझना होता है इस चैप्टर में, कंसाइनमेंट में। तो गोडाउन, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ये सारे खर्चे, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ही होंगे, उसको तो वैसे ही हटा दूंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालने में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ऐसा खर्चा जो गुड्स पर बार बार होना है, और मेनली वो खर्चा कब होता है, जब गुड्स गोडाउन में आ जाते हैं रखने के बाद, उसके बाद ये खर्चे, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, सारे गुड्स की देख रेख कर रहे हैं, अगले महीने भी सैलरी देनी है, अगले महीने भी सैलरी देनी है, और वो गुड्स वहीं पे रखे हुए हैं गोडाउन में 3, 4, 5, 6 महीने तक। तो सेम गुड्स के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड को 6 बार सैलरी देनी पड़ी, तो इसका मतलब सिक्योरिटी गार्ड की जो कॉस्ट है, वो जब कॉस्ट मैं एलोकेट करूंगा अपने गुड्स पर, तो मुझे हर महीने वो सेम गुड्स पर एलोकेट करनी ही होगी, तो बार बार कॉस्ट लग रही है। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेने होते हैं। और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं मैंने आपको बता दिए, बट स्टिल मैं इसकी एक लिस्ट भी दे दूंगा आपको। बाकी आप समझ गए होंगे कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो खर्चा जो सेम गुड्स पर बार बार नहीं होगा। तो एक बार अभी के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस लेते हैं, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट कहां पर है, कंसाइनी के एक्सपेंस को लेकर, कि कंसाइनी के कुछ एक्सपेंस नॉन रिकरिंग नेचर के हैं और कुछ रिकरिंग नेचर के हैं। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालने के लिए हमें सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेने होते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक निकालने का मतलब जो गोडाउन में गुड्स रखे हुए हैं उसकी कॉस्ट क्या है। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा हम रिकरिंग मानते हैं, नॉन रिकरिंग नहीं मानते। क्लियर। तो यहां पे कौन कौन सा खर्चा नॉन रिकरिंग है, ऑक्ट्रॉय नॉन रिकरिंग है, गुड्स के एक तरह के गुड्स के ऊपर एक ही बार लगेगा, अगली बार वो दूसरे गुड्स जब आ रहे होंगे ट्रक में, दोबारा से मुझे अगर कुछ टैक्सेस पे करने पड़े वो नए गुड्स पर लगे, सेम गुड्स पर दोबारा से सेम एक्सपेंस नहीं लगेगा। कार्टेज की बात करें, कार्टेज हमारा फ्रेट, किराया, भाड़ा, तो ये भी हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। रेंट, कोई भी ऐसा एक्सपेंस आपको दिखे जो आपको लगता हो फ्रीक्वेंटली या रिकरिंग नेचर का है, बार बार पे करना है, तो वो रिकरिंग नेचर है। जैसे कि रेंट, रेंट हर महीने जाता है तो ये रिकरिंग नेचर बनेगा। सेलिंग एक्सपेंस तो लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना कि सेल कितने का करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो एक अलग वैल्यू होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो बेचेंगे उसके लिए कॉस्ट क्या आ रही है, उसके लिए हमें बाकी सारे एक्सपेंस ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन जब तक बात होती है सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की, तो कंसाइनर से हमारे पास तक पहुंचने के बाद उसकी कॉस्ट क्या बनी, बस ये एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेंगे तो मैं इसको रिकरिंग में डाल देता हूं, क्योंकि हमें सिर्फ नॉन रिकरिंग लेने हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जिसके साथ भी यूज कर दिया पर मंथ, तो वो नॉन रिकरिंग हो ही नहीं सकते हैं, वो होंगे रिकरिंग, तो ये रिकरिंग एक्सपेंस है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए मुझे रिकरिंग नहीं लेने होते हैं, मुझे सिर्फ नॉन रिकरिंग लेने होते हैं। तो यानी कि ऑक्ट्रॉय और कार्टेज ये दोनों एक्सपेंस मैं यूज करूंगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए ये दोनों एक्सपेंस मैं यूज करूंगा। देखो अब मैं नीचे वर्किंग नोट बना रहा था, बस छोटा सा काम रह गया, फिर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस पर मैंने इतना स्ट्रेस इसलिए दिया है क्योंकि ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आने वाला है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनिंग जब मुझे ये लेने हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस यानी कि फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, कार्टेज एंड ऑक्ट्रॉय 5300 प्लस 6700 यानी कि 12,000 रुपये, ये दोनों खर्चे आपको लेने हैं बस। ऑक्ट्रॉय
एंड कार्टेज, ये आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो जब भी आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है कंसाइनमेंट में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आपको कंसाइनर के सारे एक्सपेंस कंसीडर करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और कंसाइनी के एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब आपको बस उसमें से देख लेना है कि नॉन रिकरिंग कौन से हैं, उसको ले लेंगे नॉन रिकरिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है सेम गुड्स पर एक बार होने वाला खर्चा, सेम गुड्स पर एक बार होने वाला, बार बार होने वाला खर्चा नहीं लेना है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालना, क्लोजिंग स्टॉक का मेरे को कॉस्ट निकालनी है। क्लियर? तो 12,000 रुपीज़ मैं यहाँ पर ले लूँगा। आगे और भी हम क्वेश्चंस अब करेंगे, तो ये वर्किंग नोट सब में बनेगा। मैं हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा इसको आपको फिर से रिकॉल करवा दूंगा, ताकि 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाए। अब क्या करना है, ये सब करने के बाद 10,000 नोटबुक या 10,000 क्वांटिटी, हमारी इसकी कॉस्ट आ गई है 4,32,000 रुपीज़। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो 10,000 क्वांटिटी है, जब इसकी कंसाइनर के पास कॉस्ट थी, जब कंसाइनर के पास से ये गुड्स चले थे, तब इसकी कॉस्ट 4 लाख रुपए थी। लेकिन रास्ते के कुछ खर्चे हुए और जब ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे, जब ये गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचे तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, और वो कॉस्ट हो गई 4,32,000 रुपीज़। 4 लाख से 4,32,000 रुपये कॉस्ट हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि रास्ते के खर्चे ऐड हो गए, और ये रास्ते के ही खर्चे हैं। अगर आप देखोगे कंसाइनर के सारे खर्चे उसको रास्ते के लिए ही करने पड़ते हैं, फ्रेट हो, लोडिंग अनलोडिंग हो, ट्रांजिट इंश्योरेंस हो, ड्यूटी टैक्सीज हो। कॉस्ट के अलावा, कॉस्ट तो हमने सबसे ऊपर ले ही ली है, कॉस्ट के अलावा जो भी एक्सपेंस हैं वो सारे रास्ते के लिए, कंसाइनी के पास भेजने के लिए करने पड़ते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है, एक बात तो ये है कि कंसाइनर पूरे उसके गोडाउन तक पहुंचा दे, उसके गोडाउन में रखवा दे सीधा, तब तो कंसाइनी को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, तो कंसाइनी का कोई भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस नहीं होगा। लेकिन अगर कंसाइनर ने पूरे उसके गोडाउन तक नहीं पहुंचाए, बाहर कहीं दूर तक गुड्स पहुंची है और वहां से कंसाइनी को पिक करके अपने गोडाउन में लाना पड़ा, तो उसको भी कुछ खर्चे करने पड़े, और वो खर्चे हैं नॉन रिकरिंग नेचर के, उसी को नॉन रिकरिंग बोलते हैं 12,000। तो आप समझ गए होंगे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, जो आपको एक्सपेंसेस बेसिकली ऐड करने हैं। जब गुड्स सेंड किए तो जो एक्सपेंस ऐड करने हैं, ये 20 रुपीज़ जो ऐड हुए, 200 से 220 बनने के लिए जो 20 रुपीज़ ऐड हुए, ये बेसिकली रास्ते के सारे खर्चे हैं, चाहे वो कंसाइनर ने किए हो, चाहे वो कंसाइनी ने किए हो। रास्ते में कंसाइनी के गुड्स गोडाउन तक पहुंचाने के खर्चे, और जनरली कंसाइनर के इसमें सारे खर्चे आ जाते हैं, इसलिए हम कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस लेते हैं। लेकिन कंसाइनी के खर्चे गोडाउन में गुड्स पहुंचने के बाद भी होते रहते हैं। रेंट चलता रहता है, सैलरी चलती रहती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट चलती रहती है। तो इसीलिए कंसाइनी के सारे एक्सपेंस नहीं आते, कंसाइनी के एक्सपेंस को दो पार्ट में बांट देते हैं, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग। और क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस और कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ये लिए जाते हैं, कंसाइनी के रिकरिंग एक्सपेंस नहीं लिए जाते। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन को लेकर। होपफुली कुछ हद तक आपको समझ आ गया होगा। बाकी हर क्वेश्चंस के साथ इसकी डिस्कशन होगी, 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपकी पकड़ बन जाएगी इस पर। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये 10,000 गुड्स की, 10,000 क्वांटिटी की 4,32,000 कॉस्ट आ चुकी है। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। बट क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास पूरा 10,000 रखा नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रखा? देखो, अगर 4,32,000 कॉस्ट है 10,000 क्वांटिटी की, 4,32,000 कॉस्ट है 10,000 क्वांटिटी की,
तो क्लोजिंग स्टॉक है 1000 पीसीस, तो 1000 की कॉस्ट बताओ। यहां पे आप सिंप्लीफाई समझ रहे होगे, यहां पर कंसाइनर के पास इसकी कॉस्ट थी 40 रुपए, और अगर मैं बात करूं जब ये कंसाइनी तक पहुंचे तो इसकी कॉस्ट होगी 43.20। कैसे होगी? 4,32,000 कॉस्ट हो गई इसकी, और 4,32,000 कॉस्ट किसकी है? 10,000 क्वांटिटी की, क्योंकि कंसाइनी के पास 10,000 नोटबुक पहुंची है। कंसाइनी के पास 10,000 नोटबुक पहुंची, कितनी वैल्यू की? 4,32,000 की। डिवाइड कर दो, तो ईच नोटबुक, पर नोटबुक की कॉस्ट 43.20 है। अगर एक नोटबुक की कॉस्ट 43.20 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके जो हमारी क्वांटिटी है क्लोजिंग स्टॉक, ये 1000 कैसे आया था? ये 1000 आपको सबसे ऊपर क्वांटिटी निकाल लेनी है, 10,000 माइनस 9,000 जो सोल्ड हो गए हैं, तो 1,000 क्वांटिटी। ये 1,000 की कॉस्ट आपको निकालनी है, जो कि आपकी कॉस्ट आएगी 43.20 मल्टीप्लाई 1,000, दैट इज 43,200। यहां पर हमारा ये वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो कि 1000 क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकल आती है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1000 क्वांटिटी, ये पूरा लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1000 क्वांटिटी, तो वैल्यू आई है 43,200 रुपीज। अब आपको क्या करना है? इसको यहां पर ले जाना है 43,200, और बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आज की इस क्लास में बेसिकली आपको यही वैल्यू बस सीखनी थी कि ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद बाकी सब वही है, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लो। $5,50,000 प्लस 43,200, 593,200। और मुझे दिख रहा है यहाँ से कि मेरी क्रेडिट साइड ही एक्सीड करती है। आपको पहले दोनों साइड का टोटल करके देख लेना है, जो भी साइड एक्सीड करेगी उसका टोटल दोनों जगह लिख देना है। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार प्रॉफिट ही निकलेगा। मुझे तो पता था यहाँ प्रॉफिट निकलना है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, बच्चे ने आंसर दे ही दिया, 9,800 रुपीज। तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया, और इसके लिए मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहां से प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में। ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट है, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। वैसे तो ऊपर लिख ही दिया है, तो बस ट्रांसफर कर देते हैं, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कंसाइनमेंट के प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, आई मीन कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन तो नहीं, कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक फिफ्थ पॉइंट न्यू था, दैट इज कंसाइनमेंट स्टॉक। आज की पूरी क्लास हमने इस पर लगाई क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ये आने वाला है, और आपको इसको डील करना है। कैसे डील करना है? छोटा सा वर्किंग नोट, और उस वर्किंग नोट में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स है, देन कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस ऐड करने हैं, देन कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। क्लियर? तो यहां पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम जल्दी से एक काम करते हैं, हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कि वीरू का अकाउंट भी बनाओ धीरू की बुक्स में। तो यहां पर क्या क्या आता है? यहां पर मैं बात करूं तो जो कंसाइनमेंट अकाउंट में जहां जहां भी वीरू आपको दिख रहा है, जहां जहां भी वीरू दिख रहा है, वो वाला अमाउंट पोस्ट हो जाएगा वीरू के अकाउंट में, बट अपोजिट साइड पर। जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा होगा वीरू के नाम से एक तो क्रेडिट साइड पे सेल, तो ये शिफ्ट कर देंगे वहां डेबिट साइड पे। और क्या दिख रहा है वीरू के नाम से एक्सपेंसेस, ये क्रेडिट में चला जाएगा वीरू के। और वीरू की कमीशन, ये भी कहां चली जाएगी? क्रेडिट अकाउंट में चली जाएगी, और बैलेंस निकल आएगा। ये वीरूज अकाउंट और ये थी कमीशन, तो ये तीनों अमाउंट वहां चले जाएंगे।
तो मैं जल्दी से लिख लेता हूं, और नाम क्या आएगा, कंसाइनमेंट। सेल के लिए टू कंसाइनमेंट। टोटल सेल कितनी है, 5,50,000। उसके बाद डेट का कॉलम यहां भी रह गया, कुछ नहीं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस और कमीशन जो कि कंसाइनमेंट में डेबिट साइड पे आए थे वो यहाँ क्रेडिट में आएंगे। अलग अलग लिख लो, या फिर आप चाहो तो इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है। दोनों के लिए आपको बाय कंसाइनमेंट लिखना है। तो एक्सपेंसेस कितने के थे, 22,000 रुपीज़ के। कमीशन कितने की थी, 55,000 रुपीज़ की। तो टोटल सेल के बदले 5,50,000 रुपये लेने हैं, लेकिन एक्सपेंस और कमीशन के हमने 77,000 वीरू को देने हैं। अब इसकी बैलेंसिंग कर देंगे और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस रेमिट नहीं किया, रेमिट करने की बात नहीं बताई है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस वीरू को पे करना है। वीरू किसको पे करेगा, धीरू को पे करेगा। 5,50,000 माइनस 77,000, 473। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट थी, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वीरूज अकाउंट। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक स्क्रीन पे कंसाइनमेंट अकाउंट एंड वीरूज अकाउंट दिख रहा होगा, और कंसाइनमेंट का वर्किंग नोट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है।